नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है उन बच्चे लोगों के लिए है जो प्रयास आवासीय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये राष्ट्रीय साधारण सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस एक जैसे है और क्वेश्चन भी दोनों का लगभग एक ही जैसे पूछा जाता है। ये जो इस वीडियो में मैं जो है प्रयास आवासीय विद्यालय का पिछले वर्ष जो परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर आया हूँ। और बच्चे इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ आने लगेगा कि प्रयास आवासीय विद्यालय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है राष्ट्रीय साधारण सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है वीडियो दोनों की तैयारी करने वाले बच्चे लोगों के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ अगर कोई सीजी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है उपयोगी होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। अगर हम बात करें तो प्रयास आवासीय विद्यालय में 20 प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जाने हैं, 20 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने हैं, 20 प्रश्न आपका गणित से पूछा जाएगा और 10 प्रश्न जिसको मानसिक योग्यता रीजनिंग या तर्क शक्ति बोलते हैं वहाँ से पूछना है। उसके साथ साथ 10 प्रश्न हिंदी के, 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के और 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं कि विज्ञान में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष। तो देखो, पहला प्रश्न है आपका 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर है। ए ऑप्शन है 98 एन न्यूटन, एन का मतलब है न्यूटन, बी 9.8 एन, सी 0.98 एन, डी 0.098 एन। तो देखिए एन का मतलब है न्यूटन। तो अगर इसको वो हम लोग देखें तो 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम वजन जो है किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ज़्यादातर जो प्रयास आवासीय विद्यालय के जो प्रश्न हैं वो 6, 7, 8 के से ही जो SCERT का बुक है उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये इन प्रश्नों को तो ऐसा लगेगा कि 6वीं 7वीं 8वीं के जो पुस्तक के हैं वहीं से जो है प्रश्न आए हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण निम्नलिखित में से किस विधि से नष्ट होता है। देखो, ए हथौड़े पीटने से, बी गर्म करने से, सी कठोर सतह पर गिराने से, डी सभी से। तो देखियो बच्चों कि ये जो कोई भी चुंबक का चुंबकीय गुण जो है वो नष्ट कैसे होता है, तो हथौड़ों से पीटने से भी नष्ट होता है चुंबकीय गुण, गर्म कर देंगे अगर चुंबक को तो उससे भी नष्ट होता है, और कठोर सतह पर गिराने से भी चुंबक का जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो विकल्प डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आया था, अमीबा किस समूह में है। अमीबा जो है किस समूह में है। ऑप्शन दिया है हुआ है, देखिए ए जो है विकल्प है यहाँ पे ए शैवाल, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी विषाणु। तो देखो अमीबा जो है कौन से समूह में आता है, तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ के समूह में आता है। अमीबा जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सही उत्तर है प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखो, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये प्रश्न है। और विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी बायां आलिंद। तो देखो इसका आंसर क्या है, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर है, इसका उत्तर आपका है ऑप्शन विकल्प ए अवतल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है। हृदय के किस भाग में
अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 6, 7 और 8 के, ज़्यादातर 8 के क्वेश्चन जो है आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है? ए दायां निलय, बी बायां निलय, तीसरा सी विकल्प है दायां आलिंद, डी ए और बी दोनों। तो देखो किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है, क्या पूछा है कि सर्वप्रथम किस में आता है? सर्वप्रथम आता है आपका विकल्प सी, सही उत्तर है दायां आलिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। विकल्प ए है नाइट्रोजन N2, बी है ऑक्सीजन O2, सी है हाइड्रोजन H2, डी है हीलियम। तो देखो इसका सही उत्तर है अब तुम्हारा ऑप्शन बी O2 ऑक्सीजन। पोटेशियम मैग्नेट को गर्म करने पर जो निकलने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। अगला विकल्प देखते हैं, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है। विकल्प पहले देख लेते हैं, ए तांबा जिंक, बी तांबा टिन, सी विकल्प है लोहा कार्बन और डी विकल्प है तांबा और निकल। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है तांबा, जिसको कॉपर बोलते हैं, और जिंक। पीतल जो है तांबा और जिंक धातु का जो है मिश्रण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए तांबा और जिंक, है ना, जिसमें तांबा जो है 70, तांबा का मिश्रण होता है 70%, 70% और जिंक का होता है 30%। दोनों मिलके क्या बनते हैं? पीतल मिश्र धातु बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, मानव की सुनने की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? देखो, मानव जो है, मानव की जो सुनने की आवृत्ति है, श्रव्य आवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? किस सीमा तक को मानव जो है सुन पाता है? ए 0 से 20 हर्ज विकल्प में है, बी 0 से 2000 हर्ज, सी 0 से 20,000 हर्ज और डी है 20 से 20,000 हर्ज। कहीं कहीं पे आपको किलो हर्ट्ज में भी देखने को मिल सकता है विकल्प। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है विकल्प डी 20 से 20,000 हर्ज। इसको 20 से 20 किलो हर्ज भी बोल सकते हैं। तो इसका विकल्प जो है डी सही है। ये सारे प्रश्न आपके 6वीं 7वीं 8वीं के बुक से ही है, और वही प्रश्न जो है 6वीं 7वीं 8वीं में जो विज्ञान के बुक है उसी से जो है प्रयास आवासीय विद्यालय है और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आए रहते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, खाली स्थान कोशिका की खोज की, है ना, मतलब किसने कोशिका की खोज की है? विकल्प ए दिया है रॉबर्ट हुक ने, बी है रॉबर्ट ब्राउन ने, सी है विकल्प सी है विल्सन और डी है हेनरी। तो देखो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी ए रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? विकल्प यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ए हाइड्रा में, बी अमीबा में, सी ईस्ट में और डी मनुष्य में। तो देखो द्विखंडन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? तो द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है अमीबा में। विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर है। पैरामीशियम में भी द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा में भी द्विखंडन पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां नंबर का, कृत्रिम रेशम है, ए नायलॉन, बी विकल्प यहाँ पे दिया है नायलॉन, बी पॉलिएस्टर, सी रेयान और डी एक्रिलिक। तो देखो यहाँ पे भी सारे विकल्प जो है सही है, मतलब कृत्रिम रेशम, नायलॉन भी कृत्रिम रेशम है, पॉलिएस्टर भी कृत्रिम रेशम है, रेयान भी कृत्रिम रेशम है, एक्रिलिक भी कृत्रिम रेशम है। तो ये जो प्रश्न था इसमें सारे विकल्प सही थे, और ये जो है एक प्रकार से गलत प्रश्न है मान के चलिए, क्योंकि 3 विकल्प ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक रेशा होना चाहिए, एक विकल्प को हमको छांटना था, जबकि इसमें
चारों के चारों जो रेशम दिया है वो चारों के चारों कृत्रिम रेशम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं। ए फ्लोरीन का, विकल्प बी है क्लोरीन, सी है ब्रोमीन और डी है आयोडीन। तो रोगाणुनाशी में हम लोग कौन से हैलोजन का उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, सही उत्तर है विकल्प बी क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक रोगाणुनाशी के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। प्रश्न 13 देखो, 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है। तो 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप हमको देखना है। विकल्प यहाँ पे दिया है, ए चारकोल, बी ग्रेफाइट, सी हीरा और डी फुलरिन। तो देखो 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ये सारे प्रश्न जो है आपके कक्षा 8वीं के पुस्तक से है। बहुत सारे प्रश्न जो है कक्षा 8वीं की पुस्तक, ये जैसे कि कार्बन परमाणु वाला अपरूप है, ये कौन सी पुस्तक से है, तो SCERT की कक्षा 8वीं के पुस्तक का ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट सही आंसर है तुम्हारा विकल्प डी फुलरिन। फुलरिन जो है क्या होता है, फुलरिन जो है 60 कार्बन परमाणु वाला कार्बन का एक अपरूप है, जिसको जो है ग्रेफाइट जो है ना यहाँ पे दिया है, उस ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करके बनाया जाता है फुलरिन, है ना। और ये जो फुलरिन है इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण बीमारी के इलाज में या रोकथाम में सहायक होता है, वो है एड्स की रोकथाम में सहायक। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि एड्स की रोकथाम में कार्बन का कौन सा अपरूप जो है सहायक हो सकता है, तो याद रखना कि ये है फुलरिन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, चने के पौधे की जड़ों में रहता है। चने के पौधों की जड़ों में रहता है, चने के पौधों की जड़ों में कौन सा रहता है। ए विकल्प है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है कवक। तो देखो चने के पौधों की जड़ों में रहता है तुम्हारा क्या रहता है, जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, जिसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का संग्रहण करता है ना, जिसको उसका नाम क्या है, एक जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प ए जीवाणु जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, कांच का अपवर्तनांक होता है, तो हमको देखना है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ए 1.5, बी 1.3, सी 2.4 और डी 1.0। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। ये भी कक्षा 8वीं का ही है प्रश्न। विकल्प ए जो है सही है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। आगे देखते हैं, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग। तो देखो जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग, विकल्प है यहाँ पे, ए अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग कहलाता है क्या, बी संक्रामक रोग, सी स्कर्वी, डी असंक्रामक रोग। तो जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है इसमें से। अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं, जो वंश के हिसाब से आता है, जो माता पिता से बच्चे में आता है, पुत्र पुत्री में आता है, उसको अनुवांशिक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग जो एक फैलने वाला रोग है उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। स्कर्वी रोग तो जानते होंगे कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कहलाता है स्कर्वी। असंक्रामक रोग किसको बोलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, खान पान संपर्क से नहीं फैलता, वो होता है असंक्रामक रोग। तो यहाँ क्या बोला है, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग। तो जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से क्या होता है,
फैलता है। जैसे कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना जो है कोविड जो है विषाणु से होने वाला रोग था, तो वो क्या हो रहा था, फैल रहा था, तो फैल रहा था मतलब संक्रामक रोग है। तो जीवाणु एवं विषाणु से होने वाला रोग क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा विकल्प बी, संक्रामक रोग। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न 17 है, देखो, घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है। घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होता है। ए गति, बी सापेक्ष गति, सी ऊष्मा, डी चिकनापन। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, अगर हम हाथ को भी दो वस्तु को रगड़े, है ना, घर्षण करें, तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर है। ये सारे मैक्सिमम प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कक्षा 8वीं के जो पुस्तक है वहाँ के हैं। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। देखो, विद्युत का सुचालक कौन जो है नहीं है, ये आप कक्षा 8वीं के पाठ 11 से प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो देखो, ए आसुत जल, बी नींबू का रस, सी नमक का विलयन और डी नल का जल। तो देखो, विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है, तो आसुत जल जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। आसुत जल में जो है विद्युत चालक नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आसुत जल। अगला प्रश्न देखते हैं, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। अब देखो, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। ये जो है तुम्हारे पाठ 4 है, रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी, यहाँ का ये प्रश्न है। तो दहन के समय जब पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है, विकल्प देखो, ए है अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी अपघटन और डी है विस्थापन। तो यह क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विज्ञान का अंतिम प्रश्न है ये। 20 प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो देख लो, ये भी है, ये कक्षा 8वीं के ही पाठ 1 जो है विज्ञान के पुस्तक पाठ 1 आकाश दर्शन का प्रश्न है। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ए ग्रहिकाएं, बी ग्रह, सी उपग्रह और डी तारामंडल। तो निम्न में से कौन जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो ग्रहिकाएं जो है सौर परिवार का सदस्य है, ग्रह भी सौर परिवार का सदस्य है और उपग्रह भी सौर परिवार का सदस्य है। तो सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तारामंडल। तारामंडल जो है सौर परिवार के सदस्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ये 20 प्रश्न जो है विज्ञान के हैं। आगे हम लोग गणित के प्रश्नों को जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान में किस किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसको देखना है कि निम्नलिखित में से किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी ताप मंडल। तो देखो, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करता है, हानिकारक विकिरणों को धरती पे आने से रोकता है। तो ये जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या है, बी समताप मंडल। मेरे ख्याल से ये कक्षा 7वीं के जो पुस्तक है भूगोल, वहाँ से ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अध्याय 4 से। नेक्स्ट चलो देखते हैं,
सन 1966 की कृषि नीति को किस नाम से जाना जाता है? सन 1966 की कृषि नीति को किस नाम से जाना जाता है? ए पीली क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी विकल्प है हरित क्रांति और डी है नीली क्रांति। तो देखो, जो 1966 की कृषि नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, सही विकल्प है सी हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम से जो है 1966 की कृषि नीति को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? कौन से वंश के राजा ने किया था, है ना? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? ए चोल, बी चालुक्य, सी मौर्य, डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर है ए चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? किसी देश में वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनता और डी राज्यपाल। तो देखो, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पूरा तरीके से सही नहीं है। किसी देश में बोला है तो अलग अलग देश में जो है सत्ता अलग अलग लोगों के, कहीं पे राजा का सत्ता होता है, कहीं पे जनता का शासन भी हो सकता है ना? तो ये वास्तविक सत्ता किसके पास होती है किसी देश में? तो ये जो है, मेरे को लगता है कि ये प्रश्न जो है गलत है, पूरी तरीके से सही इसको नहीं मान सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, विधायक का निर्वाचन किया जाता है। विधायक जिसको हम लोग अंग्रेजी में एमएलए बोलते हैं, तो विधायक का निर्वाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प यहाँ पे दिया है, ए जनता के द्वारा, बी संसद सदस्य द्वारा, सी चयनित प्रतिनिधि द्वारा और डी सभी के द्वारा। तो विधायक का चुनाव के लिए क्या होता है? विधानसभा का चुनाव होता है, जो जिसका चुनाव, विधायक का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जनता जो है वोट डालती है और उसके द्वारा विधायक का चुनाव मतलब विधायक जो है चुन के आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। हाँ, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, कौन सा देश जो है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है? ए ब्राजील विकल्प में है, बी भारत और सी रूस और डी अमेरिका। तो ब्राजील का जो प्रमुख कॉफी का जो प्रमुख उत्पादक है वो है हमारा ए ब्राजील। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? विकल्प यहाँ पे दिया है, ए 1 अरब, बी 3 अरब, सी 6 अरब और डी 8 अरब। तो 1999 में जो विश्व की जनसंख्या हो गई थी, विकल्प सी सही है, 6 अरब। अगला प्रश्न देखो, करो या मरो का नारा दिया। तो देखो बच्चों, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? ए विकल्प में है सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने और सी विकल्प में दिया है बाल गंगाधर तिलक ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, करो और मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितने हैं? तो देखो, ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है? विकल्प में दिया है ए 6, बी 9, सी 11 और डी 13। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं, विकल्प सी 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो ये है विकल्प सी 11 जो है सही उत्तर है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। विकल्प यहाँ पे दिया है, ए 15 नवंबर 1943, बी 14 अक्टूबर 1944 को, सी 24 अक्टूबर 1945 को और डी 24 अप्रैल 1946 को। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र
दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता भी है। अगला प्रश्न देखो, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? क्या प्रश्न है, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? ए विकल्प में है 1498 ईस्वी में, बी 1598 ईस्वी में, सी 1800 ईस्वी में, डी 1600 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो की थी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे? तो देखो, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? विकल्प में है ए अकबर, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर और डी औरंगजेब। तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? ए 17वीं सदी में, बी 18वीं सदी में और सी 19वीं सदी में, डी विकल्प है 20वीं सदी में। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो है किस सदी में हुई थी? तो ये हुई थी 18वीं सदी में। सारे प्रश्न जो है आपके 6वीं 7वीं 8वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प में दिया है ए लॉर्ड माउंटबेटन और बी विकल्प दिया है देखो लॉर्ड एटली, सी लॉर्ड कलिंगम और डी लॉर्ड केनेडी। तो देखो, भारत स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, यूरोप से अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला था? यूरोप से जो अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? ए कोपरनिकस, बी विकल्प में दिया है कोलंबस, सी में दिया है मार्टिन लूथर और डी में दिया है हेनरी अस्टम। तो देखो, यूरोप से अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? तो ये था कोलंबस। सही उत्तर क्या है? इसका विकल्प बी कोलंबस जो है सही उत्तर है। आगे प्रश्न देखो बच्चों, सुनहरे रेशा से अभिप्राय है? सुनहरे रेशा से अभिप्राय है। विकल्प में क्या क्या दिया है? चाय, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा है पटसन और चौथा है उर्वरक। तो इसका उत्तर क्या होगा? सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? सुनहरा रेशा बोलते हैं जूट को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पटसन। क्या बोलते हैं? पटसन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटसन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वो कारखाने में काम करवाना किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? मतलब मनाही है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते कारखाने में। तो विकल्प यहाँ पे दिया है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी विकल्प है सोने का अधिकार और डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है इस अधिकार के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में फैक्ट्री में काम करवाना प्रतिबंधित है। मतलब बाल श्रम करवाना जो है प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? जो निम्न में से जो है कौन सा देश जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? विकल्प में है ए बोलीविया, बी चिली, सी विकल्प है घाना और डी है जिम्बाब्वे। तो इसका करेक्ट उत्तर है बी चिली। चिली जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखो,
सरकार को खाली स्थान से धन प्राप्त होता है। विकल्प में क्या क्या है? विकल्प में है संपत्ति, ये संपत्ति है। बी दिया है बजट, सी है कर, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो सरकार को जो है संपत्ति प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, संपत्ति से प्राप्त होता है। अब इसमें ये बजट जो है, बजट से, बजट तो सरकार जो है अपने किस प्रकार से खर्च करना है उसके लिए करती है ना। बजट में किस प्रकार से संपत्ति को अर्जित करना है, किस प्रकार से उसका व्यय करना है, इसके लिए करती है। तो ये प्रश्न जो है पूरी तरीके से सही मुझको नहीं लग रहा है ना। सरकार जो है संपत्ति से तो धन प्राप्त होता है, कर से भी धन प्राप्त होता है ना। तो अगर देखें तो इसका उत्तर डी हो सकता है, लेकिन ये जो है विकल्प यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ऐसा लग रहा है। अगला देखते हैं हम लोग। तो ये अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में है ए 24 अक्टूबर, बी 24 नवंबर, सी 24 दिसंबर और डी में है 24 जनवरी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला अब देखो इस प्रकार से हमारे सामाजिक विज्ञान के जो है 20 प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे। इसी प्रकार के ज़्यादातर प्रश्न जो है 6वीं 7वीं 8वीं के, और मेरे को लगता है कि मैं सामाजिक विज्ञान का पुस्तक नहीं देखा हूँ 8वीं का, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ये 8वीं के हैं लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 10 प्रश्न जो हिंदी के आए थे उनको देखेंगे। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे दिया है जानने की इच्छा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जानने की इच्छा का जो अर्थ क्या है ना, तो जिज्ञासु, कुटिल, कहर, आफत करके दिया है। तो जानने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और जो जानने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं जिज्ञासु। तो यहाँ पे विकल्प जो है थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे जिज्ञासा होना चाहिए था, है ना। जिज्ञासु की, या तो जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोलेंगे, और केवल जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा बोलते हैं। तो ये प्रश्न जो है इसमें पूरा तरीके से सही नहीं है। ये इसको क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को जो है विलोपित कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके लिए बोनस अंक का प्रावधान कर देते हैं, बोनस दे देते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखो सुगम का विलोम शब्द है। सुगम का विलोम शब्द है। विलोम मतलब उल्टा, है ना, विपरीत। ठीक है। तो ए गम विकल्प में दिया ए गम, बी अगम, सी दुर्गम और डी निगम। तो देखो सुगम, सुगम मतलब जो आसान है। तो सुगम का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्गम, जो कठिन होता है, आसान का। ठीक है। तो सुगम मतलब जो आसानी से हो जाए, और दुर्गम मतलब कठिन। अगला देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का हिंदी अर्थ क्या है? अब देखो इसमें छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का हिंदी अर्थ बताना है। ए 10, बी विकल्प 20, सी 30 और डी 40। तो कोरी, एक कोरी मतलब एक कोरी होता है, कोरी का अर्थ है 20। कोरी का अर्थ क्या है? 20। विकल्प बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न आया है। जिसकी तुलना ना की जाए, जिसकी तुलना ना की जाए। तो देखो विकल्प में ए दिया है वाचाल। वाचाल किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो ये ए विकल्प तो नहीं है। बी दिया है आराम, ये भी नहीं है। सी अतुलनीय और डी है तुलनात्मक। तो देखो जिसकी तुलना की जा सके वो होगा तुलनीय, है ना, तुलनात्मक। और जिसकी तुलना ना की जा सके मतलब इसका सही उत्तर है अतुलनीय, है ना। ऐसा जिसकी तुलना नहीं की जाए उसको बोलते हैं अतुलनीय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द खोजे। तो देखो स्त्रीलिंग शब्द को हमको यहाँ पे खोजना है। ए घी, बी है हीरा, सी चावल और डी है टोपी। तो देखो घी जो है पुल्लिंग शब्द है, हीरा भी पुल्लिंग शब्द है, चावल भी पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग से शब्द कौन सा है? टोपी जो है स्त्रीलिंग शब्द है।
तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जिसकी गहराई न मापी जा सके के लिए एक शब्द है। अब देखो, जिसकी गहराई जो ना मापी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अनंत, बी अथाह, सी विकल्प अगम और डी असम। तो देखो, अनंत किसको बोलते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत, है ना। और अथाह, इसका उत्तर क्या है? जिसकी गहराई ना मापी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है विकल्प बी अथाह, जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ लिखिए। सही अर्थ लिखना है हथप्रभ, हथप्रभ। तो हथप्रभ का सही अर्थ क्या है? ए संगत, बी विकल्प दिया है आश्चर्यचकित, सी सरलता, डी सरलता। तो देखो, हथप्रभ मतलब होता है आश्चर्यचकित, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हथप्रभ का सही अर्थ होता है आश्चर्यचकित। अगला प्रश्न देखो क्या दिया है, इसका भी वही है, सही अर्थ निकालना है दूरदर्शा। तो ए विकल्प दिया है रोबीला, बी विकल्प है हालत, सी है जिद्द और डी है अनोखा। तो दूरदर्शा, दूरदर्शा मतलब इसका सही अर्थ क्या है? हालत। विकल्प बी जो है इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखो, अपेक्षा। तो अपेक्षा का सही अर्थ क्या है? ए संगत, बी आश्चर्यचकित, सी इच्छा, डी सरलता। तो अपेक्षा का सही अर्थ है इच्छा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरी, है ना। ये हिंदी का 10 प्रश्न आते हैं। तो गिरी, गिरी मतलब होता है, विकल्प यहाँ पे दिया देखो, ए पर्वत, बी पत्थर, सी गिट्टी और डी रेत। तो ये इसका सही उत्तर है पर्वत। गिरी मतलब होता है पर्वत। इस प्रकार से 10 हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्ष। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रश्न आया था? छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसको 7 राज्य जो है छूते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ की सीमा है उसको 7 राज्य जो है छूती है ना। यह 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, जिसमें से यहाँ पे दिया है 4 राज्य दिया है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और है 3 राज्य और हैं, जिसमें एक है झारखंड, फिर है उत्तर प्रदेश और है तेलंगाना। तो ये 7 राज्य हैं जो हम हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगा हुआ है? तो यहाँ पे विकल्प में ए आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। करेक्ट उत्तर है सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? कौन से जिले में जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? विकल्प यहाँ दिया, ए सारंगढ़, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी जांजगीर चांपा। तो देखो, गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारे स्थित है सारंगढ़ जिला में। कौन से जिला में स्थित है? सारंगढ़ जिला में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? जो सोनाखान का जो जमींदार है वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? ए विकल्प है 10 दिसंबर 1857, बी 10 दिसंबर 1858, सी है 10 जनवरी 1857 और डी है 18 फरवरी 1858। तो देखो, जो सोनाखान का जमींदार वीर नारायण सिंह है ना, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद मानते हैं,
उसको फांसी कब दी गई थी? रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। उसको फांसी दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को। 10 दिसंबर 1857 को जो है उसको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी किसको कहा जाता है? देखो विकल्प में है ए रविशंकर शुक्ल, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी ठाकुर प्यारेलाल और डी है माधवराव सप्रे। तो ये छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है विकल्प बी सुंदरलाल शर्मा को। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी की धार के रचयिता कौन है? जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी की धार के रचयिता कौन है? विकल्प यहाँ दिया है ए सुंदरलाल शर्मा, बी हरि ठाकुर, सी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डी लोचन प्रसाद पांडे। तो जो अरपा पैरी की धार के रचयिता है वो कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है ना? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है। विकल्प है यहाँ ए बस्तर, बी सरगुजा, सी अंबिकापुर, डी नारायणपुर। तो प्राचीन नाट्यशाला कहाँ पे है? सरगुजा है ना। सरगुजा में सीता बेंगरा करके है, वो जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। ये सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में सीता बेंगरा करके जो नाट्यशाला है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। आगे देखो, छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किसको कहा जाता है? विकल्प यहाँ दिया है देखो, ए जांजगीर, बी सिवरीनैन, सी राजिम, डी सिरपुर। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है राजिम को, है ना। राजिम को हर साल माघ मेले में माघ महीने में जो है मेले का आयोजन होता है ना। सिवरीनान में भी होता है, लेकिन प्रयाग तीर्थ जो है राजिम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है? कौन से स्थान का जो गणेश मंदिर है वो प्रसिद्ध है? ए बारसूर, बी भोरमदेव, सी अंबिकापुर, डी रतनपुर। तो देखो छत्तीसगढ़ का किस स्थान का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है? तो बारसूर का जो गणेश मंदिर है वो प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? विकल्प है ए बमलेश्वरी मंदिर, बी गणेश मंदिर, सी भोरमदेव मंदिर और डी राम मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कहते हैं कौन सी है? देखो ए विकल्प है शिवनाथ, बी है महानदी, सी अरपा, डी केलो। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कहते हैं वो है हमारा बी महानदी। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रयास आवासीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में भी जो है मैं और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इन विषयों से उनके साथ जो है मैं आऊँगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, है ना। चाहे टीचर है तो अपने बच्चे लोगों के पास, और बच्चे हैं तो अपने दोस्तों के पास जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं जो है
गणित का, अंग्रेजी का भी वीडियो को बनाऊंगा। गणित को समझाते हुए, गणित के प्रश्नों को हल करते हुए बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो। और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के जो पुस्तक है उसमें ऐसे प्रश्न जो आने वाले प्रयास आवासीय विद्यालय हो या फिर राष्ट्रीय साधारण सह प्रावीण्य योग्यता, मतलब प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा हो, उसमें पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को जो है मैं बहुविकल्प के रूप में, ऐसी विकल्प के रूप में, और साथ ही साथ कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों के माध्यम से जो है वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।